हाँ, मेरा नाम रामदास अठोले। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस पोर्टफोलियो का मैं एमओएस हूँ, राज्य मंत्री हूँ। और लगातार मतलब 7.5 साल से मैं मोदी सरकार में एमओएस हूँ। और मेरी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मेरी पार्टी एनडीए के अलायंस में मेंबर है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और मेरी पार्टी की फिलॉसफी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और संविधान में सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया। आज पूरे वर्ल्ड में इंडियन डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी चर्चा होती है। इंडिया में कम से कम 18-20 भाषा के लोग होते हैं। यहाँ कम से कम 6,000 से ज्यादा जातियां हैं। कम से कम 8 धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। उसके बावजूद भी इंडिया की डेमोक्रेसी मजबूत है। आप लोगों को मालूम होगा कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी और तब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की स्थापना हुई थी, एनडीए की स्थापना हुई थी। और उसमें सोशलिस्ट पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, शरद यादव, ममता बनर्जी, डीएमके, ऐसी कई पार्टियां बीजेपी के साथ अलायंस करके एनडीए में काम करती थी। तो सब आपको मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पार्लियामेंट में, तो लोकसभा में अटल जी की सरकार एक वोट से हारी थी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी का एक मत होता है और एक व्यक्ति एक मूल्य। तो एक वोट को भी कितनी कीमत होती है अपने लोकतंत्र में। और अपना लोकतंत्र 2,500 साल से यहाँ है। जब गौतम बुद्ध जी का कार्यकाल था तब उनके भिक्खुओं में जब चर्चा होती थी तो बहुत सारे विषय पर विवाद होता था और फिर निर्णय कैसा लेना है। और ये बोलता है ये होना चाहिए, दूसरा बोलता है वो होना चाहिए, वो करना चाहिए। तो फिर तब ये निर्णय लिया गया कि जो मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी बहुमत का निर्णय सभी ने मान्य करना, तो उसको ही डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी अपने देश में 2,500 साल पहले अपने देश में उसका उत्पादन और जो शांति है, पीस है, पीस की स्थापना भी 2,500 साल पहले गौतम बुद्ध के कार्यकाल में हुई। हिंसा से किसी का कल्याण हुआ नहीं, इसीलिए शांति से ही विकास होता है, शांति से ही प्रगति होती है, शांति से ही अपना मन साफ होता है। मन में अहंकार होगा तो युद्ध होता है। तो हमारा कहना ये है कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए। आज आपने देखा है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध 1.5 साल से चल रहा है। अभी इसराइल और हमास का युद्ध भी चल रहा है। जगह जगह पर हिंसा बढ़ रही है। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, माओवाद हो। इसीलिए बुद्ध की फिलोसॉफी शांति निर्माण कर सकती है। तो लोकतंत्र जो है, तो इसीलिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में मेरी पार्टी काम करती है।
और नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है। नरेंद्र मोदी जी डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और जो सरकारी पैसा है ये गांव तक पहुंचना चाहिए, गांव में रहने वाले हर घर घर तक पहुंचना चाहिए। ये हमारी सरकार का मुख्य मिशन है। और आपने देखा होगा कि हमारे कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी प्रकरण आपको दिखाई नहीं दिया होगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की कोशिश हमारी सरकार की है। जिस तरह कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में 351 करोड़ के नोट मिले, तो कांग्रेस भ्रष्टाचार करके करके कई साल तक सत्ता में रही, लेकिन अभी कांग्रेस का जनाधार बहुत सारा नीचे चला गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो 9.5 सालों में जो काम किया है, ये बहुत ही बड़ा बेहतरीन काम है। अगर आपको आंकड़े अगर मैं दे दूं तो प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी और गरीब लोगों ने कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था, लेकिन जन धन योजना शुरू की गई और अभी तक 2014 से लेकर 21-23 तक 51 करोड़ 17 लाख 51 करोड़ 17 लाख इतने अकाउंट बैंक में खुले हैं। और बैंक में जमा जो पैसा है 2,10,882.7 करोड़ रुपए बैंक में जमा हुए हैं। 2 करोड़ 10 लाख 882 इतने पैसे बैंक में जमा हुए हैं। अंडमान निकोबार में देखा जाए तो कम से कम 4,17,000 इतने अकाउंट अंडमान निकोबार में खुले हुए हैं और उसमें कम से कम 34.8 करोड़ रुपीस बैंक में जमा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। ये योजना 50,000 रुपीस से लेकर 10 लाख तक जो गरीब लोग है, जो कुछ छोटा मोटा धंधा करना चाहते हैं, महिलाएं हो, नौजवान हो, तो उनको लोन बिना तारण देने का एक स्कीम बना गया मुद्रा योजना 2015 में। और अभी तक 44 करोड़ 88 लाख 66,000 44 करोड़ 88 लाख 66,000 इतने लोगों को इस मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन मिला है। और अंडमान निकोबार में 50,000 लोगों को लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है गैस सिलेंडर की योजना, जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं है उनको गैस सिलेंडर देने की योजना है। और अभी तक पूरे देश भर में 10 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दे दिया है। और अंडमान निकोबार में 13,600 13,600 इतने लोगों को ये गैस कनेक्शन दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन की, उसमें देश भर में 78 लाख 56,000 78 लाख 56,000 इतने लोगों के मकान अर्बन एरिया में बने हैं। और अंडमान निकोबार में म्यूनिसिपालिटी की अपनी पोर्ट ब्लेयर, तो यहाँ 47 मकान बन चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल की है, उसमें अभी तक 3 करोड़ 28 लाख 3 करोड़ 28 लाख इतने लोगों को मकान मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का। और अंडमान निकोबार में 1,224 इतने लोगों को उसका फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक है, आयुष्मान भारत योजना, और ये योजना है
हर फैमिली को हर साल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देने की स्कीम है। तो इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक 6 करोड़ 11 लाख और इंडिया में 6 करोड़ 11 लाख इतने लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है। और अंडमान निकोबार में 2465 इतने कितने लोगों को इसका फायदा हुआ है। एक उजाला योजना है, इसमें लेड बल्ब दिए जाते हैं। तो अभी तक पूरे देश भर में 36 करोड़ 79 लाख 36 करोड़ 79 लाख इतने लेड बल्ब पूरे गांव में शहरों में दिए गए हैं। और अंडमान निकोबार में 4 लाख लेड बल्ब इशू किए हैं। इसी तरह मतलब ये इतनी बहुत सारी योजनाएं मोदी जी के कार्यकाल में शुरू की और उसका फायदा लोगों को हो रहा है। और इसीलिए मोदी जी को हराने के लिए बहुत सारी पार्टी एक साथ आई है। जिन सोशलिस्ट लोगों को, कम्युनिस्ट लोगों को इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के टाइम पर जेल में डाला गया था, लेकिन ये सब लोग अकेले मोदी जी को हराने के लिए एक साथ आए और इंडिया नाम से गठबंधन बनाकर मोदी जी को हराना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी का जनता पर भरोसा है, हमारा जनता पर भरोसा है। और अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। 2018 में जब 19 का चुनाव होने के पहले 2018 में इसी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तब बीजेपी 3 राज्यों में मतलब 3 राज्यों में कांग्रेस चुनकर आई थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और तेलंगाना में बीआरएस चुनकर आई थी और मिजोरम में उनकी लोकल पार्टी थी वो चुनकर आई थी। उसके बावजूद भी मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम 303 सीटें बीजेपी को मिली थी। 2014 में 282 सीटें मिली थी। अटल जी के टाइम पर 182 सीटें मिली थी बीजेपी को। और 1982 में बीजेपी के तो 2 एमपी थे, ओनली 2 एमपी थे। तो मोदी जी ने इतना काम किया है कि लोगों का मोदी जी पर विश्वास है और इसीलिए 2024 में जो चुनाव होगा उसमें 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी और एनडीए को मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इसीलिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उनको गालियां देने का काम कोई अपोजिशन वाले कर रहे हैं। अभी हाउस चलने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार चाहती थी कि भाई आखिरी अधिवेशन था इस 5 साल का, इसमें चर्चा होनी चाहिए, कुछ बिल पास होने के लिए अपोजिशन ने मदद करनी चाहिए, अपने सुझाव रखना चाहिए। लेकिन रोज मतलब हंगामा करते रहे। और जिस तरह लोकसभा में 2 नौजवानों ने जब मारे थे और सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी से होम मिनिस्ट्री का कोई संबंध आता नहीं है। अंदर की सिक्योरिटी ये पार्लियामेंट की सिक्योरिटी होती है, लेकिन इस पर चर्चा होने की आवश्यकता थी। लेकिन विपक्ष बोल रहा है हमारा आवाज दबाया जा रहा है। तो आवाज दबाने का विषय नहीं, आप रोज हंगामा कर रहे हैं। और इसीलिए पहली बार कम से कम 142 जो एमपी है, वेल में आने वाले, हंगामा करने वाले ऐसे जो एमपी थे उनको सस्पेंड कर दिया है। तो मुझे लगता है कि चलना चाहिए। आपको जो बात रखने का पूरा अधिकार है, आपका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं।
आपको जो सुझाव देना है, लोकतंत्र में अपोजिशन को भी बहुत बड़ा मत होता है। और सरकार के कामों की हमेशा प्रशंसा मत करो, जो प्रशंसा करना है तो करनी चाहिए, लेकिन नए सुझाव देने का आपको अधिकार है, टीका टिप्पणी करने का आपको अधिकार है, लेकिन हाउस से नई सलाहें देना, रोज हंगामा करना, आवाज करते रहना, ये ठीक नहीं है। और सरकार ने किसी का आवाज नहीं दबाया है। हम चाहते थे कि वही चर्चा हो, लेकिन चर्चा हुई नहीं। और अधिवेशन मतलब बाद में अपोजिशन के लोग हाउस में आए नहीं। हमने बहुत सारे बिल पास किए हैं और हमने पार्लियामेंट 22 तक चलाई है। 2024 में मेरी पार्टी की बहुजन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी, एनडीए में रहेगी और मोदी जी तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और कल मैंने सभी जो मेरे सोशल जस्टिस के अधिकारी और बाकी के जो अधिकारी थे उनके साथ मैंने 1-1.5 घंटा मैंने मीटिंग की और जो भी प्रस्ताव उनके प्रलंबित है उसको भारत सरकार की तरफ से पूरी मदद करने का प्रयत्न मैं करूंगा, ऐसा मैंने उनको विश्वास दिलाया है। और यहाँ अंडमान निकोबार एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग यहाँ देश भर से दुनिया भर से आते हैं। तो मैंने सिविल जेल में मैंने देखा और जो अपना शो होता है क्या लाइट एंड साउंड, लाइट एंड साउंड, लाइटिंग साउंड शो है, वो भी मैंने देखा। तो एक पूरा ऐतिहासिक ये शहर है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस आए थे, उन्होंने यहाँ आजादी के पहले यहाँ तिरंगा झंडा लगाया था, तो उसको भी मैं कल भेंट देने वाला हूँ। और इसी तरह मेरा 3 दिन का टूर यहाँ है। आज मैं क्या नाम स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, आज मैं जो स्वराज द्वीप है, जो माननीय मोदी जी ने 2018 में इसका नाम दिया था, और वहाँ मुझे कुछ कार्यकर्ता मिले, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि वहाँ 2 ग्राम पंचायत है, 10,000 पॉपुलेशन है और वहाँ जो बांग्लादेश से, पूर्व पाकिस्तान से 1955 to 61 इतने 6 सालों में बहुत सारे लोग वहीं थे और ये सभी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, लेकिन अपने शासन के मतलब अंडमान निकोबार के प्रशासन के पास ये कोई जानकारी नहीं है, मतलब। लेकिन ये बांग्लादेश होने के कारण अगर कोई यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना थोड़ा मुश्किल है। एक बंगाली होते तो मिल सकता था, लेकिन ये बांग्लादेश के सब का ये रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। तो उन्होंने हमारे पास मांग किया है कि भाई हमको शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मथुआ कम्युनिटी और नामशूद्र कम्युनिटी, ऐसे हम इस कम्युनिटी जाते हैं और हमको रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए, हमको शेड्यूल कास्ट में डालना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है। तो मैं मंत्रालय से बात करूंगा और कितना संभव हो सकता है वो मैं देखूंगा, लेकिन मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जो वहाँ मेरे राधानगर जो बीच है एशिया में बहुत बड़ा क्लीन और उसकी मट्टी बहुत बड़ी मुलायम, ऐसा एक बीच हो राधानगर का बीच मैंने देखा, और एशिया में नंबर 1 का वो बीच है और वर्ल्ड में 7 नंबर का वो बीच है। तो एक ऐतिहासिक स्थल में देख कर आया हूँ और मतलब वहाँ एक टूरिज्म का एक अच्छा प्लेस है वो, वहाँ होटल की संख्या भी बहुत बड़ी है और वहाँ की कुछ कार्यकर्ताओं से मैंने बात भी किया कि वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो सब वोटर है यहाँ के, तो 70-80 साल से लोग इधर रहते हैं
अभी रिकॉर्ड में शेड्यूल कास्ट एक बात भी नहीं है। निकोबार में ट्राइबल की संख्या बड़ी है और ट्राइबल 7.5% है और ओबीसी 43% है, बाकी जनरल विकास के लोग हैं। तो यहाँ की जो भी समस्या, मैंने कल अधिकारियों को भी मैंने बताया था कि अ, तो हमारी मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारी कभी भी नहीं होगी हार, हमारी कभी भी नहीं होगी हार, क्योंकि हमारे साथ है अंडमान निकोबार। मैं आता रहूंगा बार बार, मैं आता रहूंगा बार बार, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है आपका अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार बहुत अच्छा है, टूरिस्ट प्लेस है और ये यहाँ से भारत में है, लेकिन यहाँ से सिंगापुर नजदीक है, यहाँ से थाईलैंड नजदीक है, ऑस्ट्रेलिया नजदीक है, न्यूजीलैंड नजदीक है, बर्मा बर्मा भी नजदीक है ना, जी म्यांमार भी नजदीक है। तो और ये यहाँ मैं सिविल जेल में देखा और काले पानी की सजा, ये पूरे भारत में नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है कि वह अंग्रेजों के टाइम पर काला पानी की सजा देने का सजा दी जाती थी। तो यहाँ बहुत सारे हमारे सावरकर जी जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उनको भी यहाँ रखा गया था। और यहाँ पंजाब के हो, बंगाल के हो, बंगाल के हो, या कई प्रदेश के कई कई भी यहाँ थे। और यहाँ जापानीज का भी 3-4 साल यहाँ राज था। तो ये एक ऐतिहासिक प्लेस है। तो मेरा 3 दिन का तो टूर है और मैं कल निकोबार को ही जा रहा हूँ, वहाँ के ट्राइबल को भी मैं मिलने वाला हूँ, उनकी समस्या क्या है और जरूर भारत सरकार की तरफ से अंडमान निकोबार को हमारी लोग मदद करेगी। चाहे वो इनको जी बोल आप हम पूछ सकते हैं आपसे। मुझे पूछो क्या? अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो पार्टी बिड्स किया है सर, अब तक आप लोगों ने क्या काम किया है और इन फ्यूचर आप क्या करने जा रहे हो? बिकॉज इलेक्शन तो पास ही है, तो इसमें आप लोगों की तरफ से किस तरह का समर्थन और क्या कुछ आप लोगों के स्ट्रैटेजीज हैं उसके बारे में जरा बताएं। तो इस पर मतलब जिस तरह राहुल राम जी को हमने यहाँ का अध्यक्ष बनाया है और 6 महीना पहले हमने हमारी पार्टी का गठन किया है और मेरी पार्टी भारत के सभी राज्यों में है, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ जहाँ है वहाँ मेरी पार्टी है। अंडमान निकोबार में भी स्थापित हुई है, चंडीगढ़ में है, दादरा नगर हवेली, दीव दमन और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है। अभी यहाँ हमने अभी 6 महीना पहले ही पार्टी स्थापित की है। तो अभी जिस तरह लोकसभा में बीजेपी का कैंडिडेट खाली 1,000 वोट से हारा, तो रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी को साथ देगी। और इस वक्त 2024 में जो चुनाव आएगा उसमें यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट चुनकर आना चाहिए, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी। और जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल है, मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा की पार्टी है, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ मिलाने वाली पार्टी है। शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, सभी को साथ लेकर हम काम करेंगे। अभी यहाँ हम लोकसभा तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पोर्ट ब्लेयर की जो म्यूनिसिपालिटी 2026 में आएगी, तो बीजेपी के साथ अलायंस करके कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। जो 70 ग्राम पंचायत अंडमान निकोबार में है, वहाँ भी पार्टी का बेस बढ़ाएंगे और वहाँ भी ग्राम पंचायत का चुनाव हम लड़ेंगे। बीजेपी के साथ अगर अलायंस होता है क्या, उसकी कोशिश हम करेंगे, नहीं होता है तो फिर इंडिपेंडेंटली हम चुनाव लड़ेंगे ग्राम पंचायत का होगा। तो
सर मुझे कॉफी बनाना है, उधर है ना कॉफी क्या है, चाय है क्या, कॉफी कॉफी कॉफी। हाँ सर अंडमान निकोबार आइलैंड सर एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ के लोगों का काफ़ी सालों से ये एस्पिरेशन रहा है कि यहाँ यहाँ अंडमान निकोबार एक यूटी है, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है और यहाँ के लोगों का काफ़ी दिनों से एस्पिरेशन रहा है कि ये एक मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड्स में लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया जाए, यानी कि असेंबली लेकर आया जाए या प्रदेश काउंसिल किसी तरह का मतलब सेल्फ गवर्नेंस एक लेके आया जाए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। यहाँ पर पंचायती राज को छोड़ के और म्यूनिसिपैलिटी को छोड़ के जो जैसे दूसरे यूटी विद लेजिस्लेचर है जिसमें असेंबलीज होते हैं वैसा कुछ नहीं है। तो अंडमान के लोगों का भी ये एस्पिरेशन है कि यहाँ पे भी हो, क्योंकि आप एनडीए के पार्ट हैं। तो आपको क्या लगता है सर, क्यों गवर्नमेंट इसको सीरियसली नहीं ले रही है? क्योंकि यहाँ के लोकल जो पार्टीज हैं वो हमेशा डिमांड करते रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्वे भी करते रहते हैं, लेकिन जब भी यूपीए गवर्नमेंट भी था, गवर्नमेंट आने से पहले वो प्रॉमिस तो करते हैं कि हम देंगे, लेकिन आने के बाद वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। क्या क्या है? असेंबली चाहते हैं दिल्ली की तरह। अच्छा, तो असेंबली, हाँ, तो जिस तरह बाकी के नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे राज्य है, लेकिन अभी यहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है। मतलब जिस तरह मैंने पहले मांग किया था दीव दमन दादरा नगर हवेली, पहले दादरा नगर हवेली अलग यूटी था, दीव दमन अलग यूटी था, तो दोनों का मिलाकर एक राज्य बनाओ और वहाँ असेंबली होनी चाहिए। ये मांग मैंने 10 साल पहले मैंने की थी। अभी अंडमान निकोबार में इसका विचार होना चाहिए, पॉपुलेशन कम भी हो, लेकिन अगर असेंबली यहाँ हो जाती है तो यहाँ फिर मुख्यमंत्री होगी, यहाँ की सरकार होगी, तो डेवलपमेंट के लिए आसानी हो सकती है। जरूर मैं इसके संबंध में माननीय अमित शाह जी से बात करूंगा, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर ये विषय आता है और यहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन तो भी लोगों की भावना ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि भाई यहाँ असेंबली हो और यहाँ एक राज्य का दर्जा जो है, एक राज्य का दर्जा इनको दिया जाए। जिस तरह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा अभी जल्दी मिलने वाला है, और जिस तरह भी यहाँ एक सीट है लोकसभा की, उसी तरह बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 1 या 2 सीट ही है आसाम छोड़ने के बाद। बाकी मणिपुर में तो 2 सीट और एक राज्यसभा की सीट है। वहाँ बाकी के नागालैंड में तो 2 सीट है, मतलब ऐसे 1-2 सीट ही है। तो यहाँ भी 2 सीट लोकसभा की हो सकती है, अगर यहाँ असेंबली का दर्जा मिलेगा तो 2 सीट लोकसभा की और 1 सीट राज्यसभा की हो सकती है। अभी राज्यसभा नहीं, हाँ, तो जो यहाँ के लोगों की भावना है मैं सरकार के ध्यान में लाऊंगा और उसके लिए जरूर मैं प्रयत्न करूँगा। सर आज जब मैं आपके मिनिस्ट्री के स्कीम्स देख रहा था तो उसमें एक स्कीम मेरे नज़र में है जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आजकल ड्रग्स की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो ड्रग का जो रूट है, ट्रैफिकिंग रूट, म्यांमार से जो रूट जाता है, उसके वजह से सी के थ्रू ड्रग्स बह के आ जाता है। कई शिप्स को जब कोस्ट गार्ड पकड़ता है तो ड्रग्स नीचे फेंक देते हैं और ड्रग्स जो है यहाँ शोर्स में बह के आ जाता है। नाश्ता कर दीजिए, नाश्ता दीजिए। जी, तो जो ड्रग और ये मेरे मंत्रालय का विषय है कि नशा मुक्त भारत अभियान हमने शुरू किया है और भारत के 272 जिलों में इस अभियान को हम तेज कर रहे हैं और नशा मुक्त भारत बनाने की कोशिश हमारी है। जिस तरह भ्रष्टाचार मुक्त भारत की हमारी संकल्पना है। और नशे से बहुत ही मतलब जिस तरह अभी आपने ड्रग का बोला कि भाई ड्रग का स्मगलिंग बहुत बड़ा होता है, लेकिन अभी ड्रग के स्मगलिंग से हमारा मंत्रालय का विषय नहीं है। हमारा मंत्रालय का विषय है कि ड्रग लेने वाले जो है उनको ड्रग मुक्त करना है और बाकी ड्रग लाने वालों के लिए पुलिस है, कस्टम है, सीबीआई है। लेकिन तो भी जो आपने बताया कि ये ड्रग का
जो स्मगलिंग होता है ये नहीं होना चाहिए। और मतलब नशा करने वाले लोगों को मुक्त करने की कोशिश हमारी है। अभी हमारा ये अपने पूरे भारत में हमारे हम नशा मुक्त केंद्र जो डी एडिक्शन सेंटर में चलाते हैं उसमें कम से कम 1720 इतने डी एडिक्शन सेंटर है। और उसमें अंडमान निकोबार में एक भी नहीं है। लेकिन अगर कोई एनजीओ अप्लाई करती है तो उनको हम एक सेंटर यहाँ दे देंगे, मतलब एक सेंटर में देंगे। और ये जो डी एडिक्शन सेंटर के लिए हमने 343 करोड़ रुपए जो है ये हमने बजट में हमने लिए है इसके लिए। तो नशा मुक्त केंद्र में 3 महीना 6 महीना अनेक लोगों को रखने के बाद वो नशा मुक्त हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो उसके लिए हमारी कोशिश है ये कोई एनजीओ अगर यहाँ अप्लाई करेगा तो वो भी हम यहाँ करेंगे। जिस तरह हमारी ओल्ड एज होम की स्कीम है तो ओल्ड एज की हमारी स्कीम है तो यहाँ हमारे पूरे ऑल इंडिया में 1058 ओल्ड एज होम 1658 1658 ओल्ड एज होम है। और उसके लिए बजट है 321 करोड़ 0.97 लाख इतना पूरा बजट है। और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक ओल्ड एज होम चलता है उसमें कुछ लोग इधर है लेकिन वो गवर्नमेंट चलाता है। कोई जो अप्लाई करता है तो उसके लिए हम दे सकते हैं।